26 जुलाई 1999 ये वो दिन था जब भारतीय सेना ने एक ऐसे वॉर को जीता जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था और पाकिस्तान को एक ऐसी शिकस्त दी जिसे पाकिस्तान सदियों तक नहीं भूल सकता है। जी हां, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कारगिल विजय दिवस के बारे में। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कारगिल विजय दिवस ये गाथा है हमारे देश के उन वीर जवानों की जिन्होंने 17,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर भी एक ऐसा वॉर लड़ा जो किसी दूसरी कंट्री के लिए लड़ना लगभग नामुमकिन था और भारत की सीमा से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया गया। पर एक सवाल उठता है कि कारगिल वॉर हुआ क्यों, इस वॉर का इतिहास क्या है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कारगिल वॉर वास्तविकता में क्या था, इस वॉर की सच्चाई क्या थी और इस वॉर की प्लानिंग किस तरीके से की गई थी। क्योंकि कई इतिहासकार ये कहते हैं कि भारत के अंदर ऐसा वॉर कभी हुआ ही नहीं था। 17,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को रौंद दिया। आप समझ रहे 17,000 फीट की ऊंचाई क्या होती है, जहां पर इंसान की हड्डियां तक गल जाती हैं। वहां पर भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता का ऐसा परिचय दिया जो आज तक दुनिया में किसी व्यक्ति ने ना दिया, ना कभी सोचा इस बारे में। चलिए जानते हैं कारगिल वॉर के बारे में। देखिए, समय था 1998 का, फरवरी 1998। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग थी लाहौर डिक्लेरेशन के लिए। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। अब यह था कि न्यूक्लियर पावर बनने के बाद हर कंट्री की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए दोनों कंट्रीज आपस में मिलते हैं। यह पहल करता है भारत। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मिलते हैं और यहां पर हिस्टोरिकल लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया, जिसमें बात की गई पीस की, जिसमें बात की गई कि दोनों कंट्रीज आपस में किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं आएंगे। पर किसे पता था कि पाकिस्तान अपनी हिमाकत से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान की एक आदत है, पाकिस्तान हमेशा पीछे से वार करता है और इस बार भी पाकिस्तान ने यही करा। और इस वॉर को करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया, उस व्यक्ति के दिमाग में इस वॉर की प्लानिंग बहुत पहले से थी। मैं एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहा हूं जो शायद भारत से नफरत करता था और वो नफरत तब से करता था जब भारत की सहायता से बांग्लादेश बना था। इस व्यक्ति का नाम था पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ। ये भारत से नफरत करता था और भारत से बदला लेने की प्लानिंग इसने बहुत पहले से कर रखी थी। जब इसे पाकिस्तानी आर्मी का प्रमुख बनाया गया तब इसे मौका मिल गया कि अब भारत से बदला लिया जा सकता है। फरवरी 1999 के अंदर लाहौर के अंदर ये चीजें की जाती है। जब हम आपस में बैठकर बात कर रहे थे, पाकिस्तान और भारत दोनों साथ में थे और उसी के 3 महीने के बाद हमारे साथ एक धोखा किया गया। वो धोखा क्या था? वो धोखा था कारगिल वॉर के रूप में। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, इसने एक ऑपरेशन को अंजाम दे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बद्र। इस ऑपरेशन बद्र के तहत इनकी प्लानिंग थी कि भारत के नेशनल हाईवे 1A के ऊपर कब्जा कर लेना। अब देखिए, NH1A हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज सियाचिन जो ग्लेशियर है वहां पर जितनी भी सप्लाई की जाती, सप्लाई किए जाने के लिए ये हाईवे हमारे पास होना बहुत जरूरी है। और इस हाईवे से अगर हमारा हाथ धो देते, अगर ये हाईवे हमारे से निकल जाता तो लद्दाख से भी हम हमारा कंट्रोल कहीं ना कहीं खो देते। और ये यही चाहता था। ये चाहता था कि सब लद्दाख के बदले इन्हें कश्मीर मिल जाए। इसीलिए इसने बिना पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को बताए अपने सैनिकों को भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवा दिया, मतलब भारत के अंदर जबरदस्ती घुसा दिया। ताशी नामग्याल ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार इस घुसपैठ के बारे में जानकारी दी। जो अपनी याक को ढूंढने के लिए जाते हैं और देखते हैं कुछ लोग हथियारों के साथ एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद वही लोग बंकर बनाना शुरू कर देते हैं। ये समझ गए कि ये लोग भारतीय सेना के तो नहीं है और इसकी जानकारी ये तुरंत आकर भारतीय सेना को देते हैं। और इसके बाद भारतीय सेना को ये समझ में आ जाता है कि ये घुसपैठ शायद पाकिस्तानी सेना ना करी। ये बात की जा रही 3 मई 1999 की। उसके बाद 5 मई और 9 मई इन दोनों दिनों को भारतीय सेना के बेसिस पे हमला किया जाता है इन लोगों के द्वारा। अब ये समझ में आ चुका था कि ये लोग कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ना ये कोई नॉर्मल आतंकवादी है। ये पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड जवान और ट्रेंड सिपाही है और इनका मकसद भारत के अंदर आके कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर कब्जा करना था। इन लोगों ने भारत के अंदर 150 किलोमीटर तक घुस के, याद रखिएगा ये LOC अगर है तो LOC के 150 किलोमीटर तक घुस करिए मशकोक, काकसर और द्रास, इन एरियाज पे कब्जा कर लेते हैं। इन एरियाज के अंदर जो इंपॉर्टेंट पीक्स थी, जो इंपॉर्टेंट चोटियां थी, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इन चोटियों के ऊपर इन पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। जब भारत ने पूछा पाकिस्तान से कि आप ये इन्फिल्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने इस बात का क्लियरली जवाब दिया कि आतंकवादी भारतीय सेना
का जो परसेप्शन है कि ये पाकिस्तान के सिपाही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आतंकवादी है और पाकिस्तानी सेना का इनसे कोई लेना देना नहीं है। पर हम सब जानते थे कि पाकिस्तानी सेना के ही सिपाही हैं, क्योंकि जितनी भी बार हमने इनके बंकर्स को नष्ट किया, इनकी चेकिंग करी, इनके जेब से पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे सबूत मिले, कई सारे सिपाहियों और अधिकारियों के तो आईडी कार्ड्स मिलते थे और पाकिस्तानी सेना इनकी लाशों को ले जाने से भी इनकार कर देती थी। सोचिए वो कैसी सेना है जो अपने खुद के फौजियों की लाशों को ले जाने से इनकार कर देती है, पर यह काम पाकिस्तानी सेना ने यहां पर करा। अब इसी बात को देखते हुए हमारे देश में 10 मई 1999 को एक ऑपरेशन छेड़ दिया गया जिसका नाम था कारगिल विजय, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन विजय का मकसद था कि भारत से पाकिस्तानी सेना के इन सारे अधिकारियों को और सोल्जर्स को खदेड़ना और इन सारे आतंकवादियों को देश से बाहर फेंक देना। पर इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी, समस्या कारगिल खुद था। अगर आप इस कारगिल वाले एरिया को देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां कई बार 17,000 फीट तक की ऊंचाई पर है। 17,000 फीट जहां पर खड़े रहना मुश्किल है। इन चोटियों पे चढ़ने में 12 से 13 घंटे का समय लग जाता था। इसके बाद इन चोटियों पे चढ़ने के बाद आपको इन लोगों से मुकाबला करना है और दुश्मन के पास एडवांटेज ज्यादा है। दुश्मन ऊंचाई के ऊपर बैठा है, जो ऊंचाई पे बैठता है हमेशा उसके पास एडवांटेज ज्यादा होता है, वो आपको देखकर गोली मार सकता है। इसलिए तय किया गया कि जितने भी मिशंस को अंजाम दिया जाएगा वो रात के अंधेरे में दिया जाएगा ताकि दुश्मन हमें देख ना सके। पर यहां पर भी एक समस्या है, रात के अंधेरे में इतनी ठंड में ऊपर चढ़ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी ठंड में आप कैसे चढ़ेंगे। हड्डियां गला देने वाली ठंड है यहाँ पे, जहां हड्डियां तक गल जाती है। उसके साथ आपको अपना राशन लेकर जाना है, अपने वेपन्स लेकर जाना है, इतनी ऊंचाई पर आपको जाना है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आपको कोई राशन उपलब्ध करवाने वाला है नहीं। अब सैनिकों के पास यूजुअली 2 ऑप्शंस होते थे, या तो वो अपने साथ थोड़ा राशन लेकर चले जाएं या वो अपने साथ ज्यादा गोला बारूद लेकर जाएं। सैनिक हमेशा गोला बारूद को चुनते थे। सोचिए उन सैनिकों के मन में देश के प्रति क्या भावना रही होगी कि खाने हैं तो ठीक है, खाते रहेंगे, पर देश की सुरक्षा करना है सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब इस ऑपरेशन की शुरुआत में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बिकॉज दुश्मन जो है, दुश्मन आप सोचिएगा दुश्मन एडवांटेज के अंदर है, वो ऊपर से बार बार गोली मारता है और ऊपर से गोली मारने के कारण वो हमें ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा। रात को हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पर रात को ठंड इतनी ज्यादा होती है कि आप बहुत ऊपर तक नहीं बढ़ सकते। अब यहां पर ये समझ में आ गया कि हमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय एयरफोर्स, वायुसेना और भारतीय नौसेना की भी हेल्प यहां पर लेनी पड़ेगी। अब कारगिल वॉर में भारतीय वायुसेना ने भी एंट्री ले ली थी ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से। जी हां, यह ऑपरेशन कारगिल वॉर में भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का मकसद था कि जो भी दुश्मन कारगिल की चोटियों के ऊपर बैठे हुए हैं उनके बंकर को नष्ट करना और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देना। पर एक बहुत बड़ी समस्या थी, दुश्मन के बंकरों को पहचानना। देखिए क्या होता है जब आप इतनी ऊंचाई के ऊपर होते हैं, और फाइटर जेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फाइटर जेट्स काफी तेजी से उड़ते हैं। उस समय पर बिल्कुल प्रिसीजन के साथ टारगेट के ऊपर लक्ष्य करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बड़ा मुश्किल भी होता है। इसके लिए आपको एडवांस वेपन की जरूरत पड़ती है। पर अनफॉर्चुनेटली जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगा दिया किसी भी तरह के हथियार को लेने से। इसके कारण कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंट्री भारत को हथियार देने के लिए एग्री नहीं थी। इसी बीच हमें एक झटका लगता है, हमारे देश के एक वीर सिपाही लेफ्टिनेंट नचिकेता, इन्हें पाकिस्तान के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। ये अपने मिराज से बम बरसाने जा रहे थे, इनका प्लेन क्रैश होता है और प्लेन गिरता है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, पर कुछ ही समय के बाद इंटरनेशनल प्रेशर के चलते इन्हें छोड़ भी दिया जाता है। पर इसी वॉर के अंदर हमें एक व्यक्ति का नाम नहीं भूलना चाहिए, वो है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। याद रखिएगा, इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया गया। इसी वॉर के दौरान इनके प्लेन के ऊपर भी एक मिसाइल आकर लगती है, इनका प्लेन गिरता, ये बच जाते हैं। इनका प्लेन गिरता पाकिस्तान में, पर ये भारत में आते हैं और भारत में जब ये आते हैं उस समय पर कुछ पाकिस्तानी सैनिक इनको पकड़ के ले जाते हैं और इन्हें टॉर्चर किया जाता है और इन्हें मौत दे दी जाती है। भारत का कोई भी व्यक्ति स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के इस बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। अब भारत को समझ में आ गया था कि देखिए बिना एडवांस वेपन्स के इस वॉर को जीतना थोड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। दुनिया की कोई कंट्री हमारे साथ नहीं है। अमेरिका ने तो अपना जीपीएस देने से भी हमको मना कर दिया, पर ऐसे समय पर एक कंट्री हमारा साथ देने के लिए तैयार होती है और वो कंट्री थी इजराइल। भारत इजराइल को मैसेज करता है, इजराइल से बात करता है और इजराइल हमें वेपन्स देने के लिए तैयार हो जाती। हालांकि अमेरिका ने इस बात का विरोध करा। अमेरिका ने इजराइल के पीएम को कहा कि अगर आपने भारत का
साथ दिया तो आपकी और हमारी दोस्ती के अंदर रिलेशन थोड़े खराब हो जाएंगे। इजराइल ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करी और जल्दी से जल्दी भारत को वेपन्स प्रोवाइड किए। हमारे लिए जो वेपन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस समय पर था वो था लाइटनिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड्स। याद रखिएगा, एक तरह का पॉड्स होता है और इससे आप दुश्मन की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज होता है, इसमें एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हाईटेक डेफिनेशन का कैमरा लगा होता है। इससे क्या होता है कि दुश्मन की जो लोकेशन है वहां के एग्जैक्ट पिक्चर आपको एचडी क्वालिटी के अंदर मिल जाते हैं और ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी थी। इसी के साथ इजराइल ने हमें लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी प्रोवाइड करी जो भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इसी की सहायता से कारगिल वॉर के अंदर एक नया मोड़ आता है और ये ऑपरेशन सफेद सागर एक विजय ऑपरेशन हमारे देश के लिए रहा। देखिए, इसमें इंडियन नेवी भी पीछे नहीं रही। इंडियन नेवी ने अपने एक ऑपरेशन को लॉन्च करा जिसे ऑपरेशन तलवार के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन तलवार का मकसद था पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करना जिसे पाकिस्तान भूल ना पाए और पाकिस्तान इस प्रेशर के अंदर आके कारगिल से अपने सिपाहियों को, अपने अधिकारियों को बुलाने के लिए मजबूर हो जाए। इसके लिए किया क्या गया, अरेबियन सी में कराची पोर्ट के आगे भारतीय नेवी ने अपने शिप्स का एक पूरा फ्लीट खड़ा कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करा और इसका प्रेशर का असर हमको देखने को मिला। पाकिस्तान के पीएम ने भारत के आगे कई सारी चीजें रखी, पाकिस्तान के पीएम ने भारत के ऊपर कई इल्जाम भी लगाए, पर अंत में आकर पाकिस्तान हार मान ही लेगा। तो याद रखिएगा, इस मिशन के अंदर जब हम कारगिल वॉर के बारे में बात करते हैं तो इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना तीनों का योगदान रहा है। अब कारगिल के अंदर कुछ चोटियां ऐसी थी जो बहुत ज्यादा मुश्किल थी, दैट मींस इनको कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसमें एक बैटल काफी इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ तोलोलिंग। बैटल ऑफ तोलोलिंग भारत के इतिहास एक हिस्टोरिकल बैटल के रूप में जानी जाती है क्योंकि तोलोलिंग के टॉप पे कब्जा करना भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पर समस्या आई थी कि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था। अब ऊपर बैठा दुश्मन के पास एडवांटेज था, इसी एडवांटेज के कारण दुश्मन ने हमारे देश के कई वीर सिपाहियों को इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर, अगर मैं कहूं तो इस कई वीर सिपाहियों ने वीर गति को प्राप्त किया था। इन्हीं में से एक थे मेजर राजेश सिंह अधिकारी। याद रखिएगा, ये 18 ग्रेनेडियर्स के एक अधिकारी थे। इसी मिशन को अंजाम देते हुए दुश्मन के काफी करीब पहुंच ही गए थे, पर दुश्मन को इनके बारे में पता लग जाता है और दुश्मन गोली दागते हैं और यहीं पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बैटल के अंदर एक व्यक्ति का नाम और आता है, आप सबको इनके बारे में याद रखना चाहिए। उनका नाम था मेजर विवेक गुप्ता। मेजर विवेक गुप्ता जिन्हें महावीर चक्र प्रोवाइड किया गया, इनकी भी मृत्यु इसी वॉर के दौरान हुई। याद रखिएगा, सारे लोग हमारे देश के वीर जवान हैं। आज आप और मैं जो यहां खड़े, इन्हीं के बदौलत खड़े। याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इनकी वीर गति के बदौलत ही आज भारत का हर व्यक्ति खुली हवा के अंदर सांस ले पाता है। पर 13 जून 1999 वो दिन था जब फाइनली हमने इस टॉप के ऊपर कब्जा कर लिया, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉप था। अब पाकिस्तान 0.5140 जिसकी बैटल को सबसे इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है, इस बैटल को लीड करा, आप सब इन्हें जानते हैं, हम इन्हें शेर शाह के नाम से भी जानते हैं, और यह है कैप्टन विक्रम बत्रा। उस समय इस मिशन को लीड करने वाले व्यक्ति थे आज जो लेफ्टिनेंट जनरल है योगेश कुमार जोशी। उस टाइम पर ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, इस समय पर ये लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी जी हैं। ये इस मिशन को लीड कर रहे थे और इस मिशन के अंदर ही हम लोगों ने हमारे शेर शाह की वीरता का परिचय देखा, किस तरीके से उन्होंने अपनी एक कमांड को लीड करा और कंपनी को लीड करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के इन बंकरों को नष्ट करा। और बंकरों को नष्ट करते समय पाकिस्तानी सैनिकों से आमना सामना डायरेक्टली हो रहा है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है, और इस कॉम्बैट के अंदर पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और फाइनली स्पीक के ऊपर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को वापस आने के लिए कह तो दिया था, पर पाकिस्तान पे भरोसा किया नहीं जा सकता था क्योंकि भारत की कई सारी इंपॉर्टेंट पीक्स पर अभी भी पाकिस्तानी सोल्जर्स बैठे हुए थे। इन्हीं में से एक पीक थी 0.4875 जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उसी पीक को कैप्चर करते हुए भारत ने अपने एक वीर सपूत को खो दिया। जी हाँ, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में। कैप्टन विक्रम बत्रा जो भारत माता के ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने दुश्मन को छोड़ा नहीं, गोली लगने के बाद भी लड़ते रहे और अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक अपने देश की सेवा करी। इसी पीक पे कब्जा करते हुए हम लोगों ने देखा कि हमारे देश के एक और वीर सिपाही कैप्टन अनुज नायर, इन्होंने भी वीर गति को प्राप्त करा। याद रखिएगा, कैप्टन अनुज नायर जिन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया और कैप्टन विक्रम बत्रा जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। याद रखिएगा। और इसके बाद फाइनली 26 जुलाई 1999 को हमने इस ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा करी और पूरे दुनिया को और पूरे देश को बता दिया कि भारत किसी भी मिशन को अंजाम देने में सक्षम है और अपने देश की रक्षा करने में भी सक्षम है। आज यही वो दिन है जिस दिन हमने ऑपरेशन विजय की शुरुआत
जिस मकसद से करी थी उस मकसद को हमने पूरा कर लिया और 26 जुलाई 1999 के दिन ही ऑपरेशन विजय को कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसलिए इस दिन को ऑपरेशन विजय या कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। जय हिंद।